फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मार्केट प्राइस या बाजार मूल्य है। जहां पर जब हम किसी वस्तु को किसी बाजार से खरीदने के लिए जाते हैं, उपभोक्ता के तौर पे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी और उत्पादक की दृष्टि से उत्पादन में किया गया व्यय या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे किसी वस्तु की मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मार्केट प्राइस पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। जब डिमांड और सप्लाई बराबर बनी रहेगी तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा, मतलब संतुलन मूल्य हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे डिमांड और सप्लाई में लगातार परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में मार्केट प्राइस का जन्म होता है। मतलब मार्केट प्राइस पूरी तरीके से डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, या अल्पकालीन या अल्पकाल के लिए होता है, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता है। ये शॉर्ट पीरियड या वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। डिमांड सप्लाई टेम्परेरी इक्विलिब्रियम क्रिएटेड मार्केट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिनल यूटिलिटी इज नेग्लिजिबल इन मार्केट प्राइस। मतलब जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज़ किया जाता है, और जैसे जैसे डिमांड घटती है प्राइस को उसी आधार पे कम किया जाता है। सप्लाई की जैसे जैसे अधिकता होगी उस आधार पे प्राइस को कम कर दिया जाता है, और वहीं सप्लाई कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में प्राइस को बढ़ा दिया जाता है। प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि प्राइस दो आधार पे या दो बेस होते हैं उसके, कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन दोबारा किया जा सकता है और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन दोबारा नहीं किया जा सकता। मतलब रिप्रोड्यूसिबल और नॉन रिप्रोड्यूसिबल। पहला है पेरिसेबल गुड प्राइस डिटर्मिनेशन। जैसे कुछ वस्तुएं हैं जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि दूध, सब्जियां, दही या मीट से संबंधित, या मछली या किसी भी चीज़ से संबंधित, कि इनकी एज कम होती है। मतलब अगर हम मिल्क को खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल को खरीद के लाते हैं, तो इसकी वैलिडिटी होती है, एक एक्सपायरी होती है कि ये वस्तुएं कुछ समय के बाद खराब हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनकी सप्लाई तो फिक्स होती है कि जितना बना है उतना ही भेजा जाएगा, लेकिन एज पर डिमांड इनके रेट बदलते रहते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, लेकिन एक ऐसी भी कंडीशन आती है जब इनकी एक्सपायरी नियर आ रही होती है, जब ये ख़राब होने वाली होती हैं, तो एक प्राइस को सेट कर दिया जाता है कि इससे कम प्राइस पे वो वस्तु नहीं बेची जाए। कहने का मतलब है कि जो अगर पेरिसेबल गुड्स भी है तो उसको इस आधार पे बेचा जाता है कि उनका एक रिजर्व प्राइस होता है, जैसे लोवेस्ट प्राइस हम कह सकते हैं, कि इससे नीचे उस वस्तु को बेचा नहीं जाएगा किसी भी हाल में, चाहे ही डिमांड उसकी शून्य हो जाए। ठीक है। इसकी ग्राफिंग अगले पेज पे हम दिखाते हैं। ग्राफिंग कुछ इस प्रकार होगी कि एक हम ग्राफ बनाएंगे जहाँ पर हम प्राइस, और जैसे हम वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, और एक्स एक्सिस पे उसकी डिमांड को दिखाते हैं। ठीक है। चूँकि सप्लाई यहाँ पर फिक्स है तो सप्लाई की लाइन जो होगी वो पैरेलल होगी कीमत, मतलब प्राइस के। सप्लाई चूँकि फिक्स है कि हमारे पास एम ही सप्लाई है, और एम सप्लाई को हमें सेल आउट करना है एनी हाउ। तो यहाँ पर डिमांड जिस तरीके से बढ़ती जाएगी प्राइस ज़्यादा रहेगा, ये सभी को पता है। तो अगर फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जब डिमांड डी डी लाइन खींची गई है तो ऐसी कंडीशन में एक संतुलन, जहाँ पर हमारी सप्लाई की लाइन, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक सप्लाई लाइन है जो रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ। जब इसकी पहली डिमांड लाइन डी डी खींची गई, डी डी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये एक बिंदु क्रिएट हुआ जो पी है। तो पी एम, ठीक है, पी एम, और यहाँ पर ओ लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। तो पी एम और पी ओ, पी ओ, ठीक है।
तो इसकी पहली कंडीशन ये बनती है कि पी एम और पी ओ के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाए, और P एक ऐसा बिंदु है जिसे हम MP को हम इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो P एक पॉइंट है इसे इक्विलिब्रियम पॉइंट हम बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है। अब जैसे जैसे डिमांड कम हुई, मतलब D2 एक डिमांड आ गई, D2 की डिमांड होने पर प्राइस P2 हो गया। इसी तरीके से डिमांड घटती गई और डिमांड D3 से D4 तक आ गई। ठीक है। एक वैल्यू ऐसी सेट होती है जिस वैल्यू के नीचे प्रोडक्ट को बेचा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है तो हम उसे फ्री में दे दें। तो ऐसी कंडीशन में एक न्यूनतम प्राइस सेट कर दिया जाता है कि दिस इज़ अ रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस इसलिए सेट किया जाता है ताकि वस्तु को उससे कम कीमत पे ना बेचा जा सके। तो यहाँ पर जो MP4 है, MP4 है, इसे हम रिजर्व प्राइस की कैटेगरी में रखते हैं, और जो MP है इसे इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है, और P हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और जब डिमांड हमारी इंक्रीज होती है किसी भी तरीके से, तो हमारा P1 जो है पॉइंट, मतलब डिमांड बढ़ने पे प्राइस हमारा बढ़ जाता है। तो ये P1 की कैटेगरी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं। पार्ट है जहाँ पर मार्केट वैल्यू का डिसीजन इस आधार पे किया जाएगा कि अगर वस्तु नॉन पेरिसेबल है, मतलब शीघ्र नष्ट ना होने वाली हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब गुड्स लंबे समय के लिए वर्क कर सकते हैं, तो चेंज इन सप्लाई बट वी हैव द मैक्सिमम सप्लाई एज अवेलेबल इन प्लांट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर किसी वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी गई है, मतलब पूर्ति हम बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सप्लाई एक समय के बाद प्लांट की जो मैक्सिमम क्षमता होगी उससे ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी। ठीक है। नॉन पेरिसेबल गुड्स आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय डिमांड पावर। डिमांड पावर का मतलब यही है कि वो पूरी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड्स हैं, कि जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती है उसी आधार पे मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी या उसकी डिमांड बढ़ती है उसी के आधार पे प्राइस में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब इसकी हम ग्राफिंग को समझते हैं। अब जब प्राइस और मात्रा, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी का, प्राइस एंड क्वांटिटी को लेकर के एक हम ग्राफिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि पहले हम सप्लाई की मार्क कर देते हैं। जैसे सप्लाई की मार्किंग कर दी कि सप्लाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है। सप्लाई एक निश्चित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है जहाँ तक हमारा जो प्लांट या ऑर्गेनाइजेशन है वो बता सकता है कि इससे ज़्यादा सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। तो एक सप्लाई की एक सीमा है कि वो एसएस जो हमने ग्राफिंग करी है कि इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी, ये हमारी मैक्सिमम सप्लाई है। अब इसको जब डिमांड, जिस तरीके से डिमांड बढ़ती है हमें पता है कि प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो डी और डी जो फर्स्ट प्राइमरी डिमांड दिखाई गई है, इसकी हम ये आ करके आर बिंदु पे काट रही है। आर हमारा कौन सा पॉइंट हो जाता है, आर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। EQP लिख दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वहीं आर और क्यू ये हमारा प्राइस को डिटर्मिनेशन करने के लिए एक लाइन या एक पॉइंट है। जब हमारी डिमांड D1 होती है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सारी क्वांटिटी है जो Q1 है ये सेल आउट हो जाएगी। लेकिन जो पहले उससे डिमांड दिखाई गई है D और D की, तो DD की कंडीशन में हमारे पास केवल Q क्वांटिटी ही सेल आउट हो पाई। अभी हमारे पास Q1 माइनस Q क्वांटिटी रेस्ट रह जाती है। जैसे ही हम उसकी डिमांड को इंक्रीज करते हैं, जैसे D1, तो ऐसी कंडीशन में आने के बाद वस्तु हमारी पूरी तरीके से बिक जाती है, और ये कंडीशन में हमारा जो प्राइस सेट होता है वो OP1 होता है। ठीक है, OP1 ऐसी कंडीशन में हमारा प्राइस सेट हो गया।
और जो OP1 है ये हमारा लोवेस्ट वैल्यू है या लोवेस्ट प्राइस है, जिससे नीचे मूल्य पर वस्तु को नहीं बेचा जाएगा। ठीक है। तो इस आधार पे वस्तु की निर्धारण या वस्तु की कीमत का निर्धारण मार्केट प्राइस पे किया जाता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई में लगातार लगातार परिवर्तन आते जाते हैं। हमें ध्यान रखना है कि जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते हैं तो ये दो आधार पे होते हैं। पहला प्रोड्यूसिबल रिप्रोड्यूसिबल गुड्स और दूसरा नॉन रिप्रोड्यूसिबल गुड्स। यहाँ पर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पेरिसेबल होते हैं, जो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारी सप्लाई पैरेलल हो जाती है कीमत के। लेकिन जब कंडीशन चेंज होती है, नॉन पेरिसेबल गुड्स आते हैं जिनकी लंबे समय तक जिनकी वैलिडिटी होती है, तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती है, वैसे ही उसकी डिमांड बढ़ती है। और आने वाले समय में एक सीमा होती है, एक निर्धारण होता है कि इससे आगे किसी भी हाल में सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो उसका एक मैक्सिमम प्राइस है वो भी सेट कर देते हैं, जिससे जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि OP1 इसका मैक्सिमम या निम्नतम मूल्य है। और जिस कंडीशन में हमारी सारी क्वांटिटी सेल आउट हो गई, जो कि OQ1 थी, OQ1 हमारी सारी क्वांटिटी सेल आउट हो गई, तो इसी आधार पे वस्तु की कीमत का निर्धारण बाजार में किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा जनरल प्राइस। और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं आप चाहें तो देख सकते हैं।